हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लॉ की हालत खराब हो जाती है क्योंकि फुजीतोरा और डोफ्लामिंगो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। उसोप और रॉबिन वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोंटाटा ट्राइब ने अंडरग्राउंड रास्ता बनाया हुआ है जो सीधा ड्रेस रोजा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोंटाटा ट्राइब ने एकदम एयरपोर्ट सा बना रखा होता है जहाँ पे फ्लाइट जाती है, मतलब उनके जो बक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो काबू होता है उसने एक जोन टाइप डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है बग बग फ्रूट, जो उसे राइनोसोरस बीटल में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है बियन, उसने भी बग बग फ्रूट खाया हुआ है जो उसे हॉर्नेट में ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। अब क्या होता है कि उसोप और रॉबिन बड़े होते हैं तो इनके लिए लीनियर फॉक्स नाम की सवारी आती है। ये दोनों उस पर बैठते हैं और ड्रेस रोजा की तरफ निकल जाते हैं। जब ये लोग ड्रेस रोजा की तरफ जा रहे होते हैं तो रॉबिन के पास गांचो आता है और वो उन्हें बताता है कि जब तुम लोग हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम कुछ जानो। वो बताता है कि डोंक्यूजॉट फैमिली ने कुछ दिनों से हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। डोंक्यूजॉट फैमिली से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत सालों से। इवन दोस्तों वो बताता है कि 900 ईयर्स से इनका रिलेशन है डोंक्यूजॉट फैमिली के साथ। आप लोग बिल्कुल सही समझे, इनका रिलेशन वॉइड सेंचुरी से है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्रैंकी और टॉय सोल्जर होते हैं वो भी फ्लावर फील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें पता पड़ता है कि इनका कमांडर कोई और नहीं, वो टॉय सोल्जर ही होता है। वहां पर फ्रैंकी की मुलाकात जोरो से भी होती है और इसके बाद इनके पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि इनके और भी साथी यहां पर आ रहे हैं। रॉबिन लैंड, जोरो लैंड, उसोप, इस तरीके से इन्होंने लैंड लैंड करके सबका नाम बना दिया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रणभूमि में, जहां पर लूफी और चिनजाओ की बैटल चल रही होती है और दोनों ही अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रहे होते हैं। चिनजाओ और लूफी की बैटल चल रही होती है। यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि दोस्तों चिनजाओ बुढ़ा होता है लेकिन उसके बावजूद वो इतने शानदार तरीके से लड़ रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे वो अभी जवान हो। इसके बाद क्या होता है कि हमें दिखाया जाता है लॉ के पीछे पड़ा होता है डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो लॉ की हालत खराब कर देता है। एक पॉइंट पर आकर ये दोनों आमने सामने होते हैं, मतलब डोफ्लामिंगो का पलड़ा भारी होता है। लेकिन तभी वहां पर सीजर क्लाउन आता है और वो बोलता है डोफ्लामिंगो सुनो, लॉ के पास मेरा दिल है, पहले मेरा दिल वापस ले लो उससे, फिर इसको जान से मार देना। लेकिन इतनी देर में लॉ वहां से भागने में कामयाब होता है। इधर ग्योला क्या करती है, नामी लोगों की हालत खराब कर देती है, क्योंकि अब वो करती क्या है, अपनी आर्ट की पावर से जो नामी लोगों का वेपन होता है उसको भी वो बेकार कर देती है, जिस वजह से ब्रुक नामी अपना वेपन यूज नहीं कर पाते हैं। अब इनके पास लॉ का फोन आता है। चॉपर फोन उठाता है और बोलता है कि लॉ हमारी मदद करो, हम लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। लॉ बोलता है कि तुमसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे ऊपर है, फटाक से शिप को ग्रीन बिट में लेके आओ। और हाँ, हमारा जो समझौता था वो डोफ्लामिंगो से कैंसिल हो चुका है। लेकिन अब क्या होता है, डोफ्लामिंगो लॉ का पीछा कर लेता है और ब्लड स्ट्रिंग से एक हमला करता है जिससे लॉ की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद लॉ और डोफ्लामिंगो आमने सामने खड़े होते हैं। चिनजाओ और लूफी लड़ रहे होते हैं, जहां पर लूफी अपना गोमू गोमू नो जेट गैटलिंग का यूज करता है लेकिन चिनजाओ उस पर बराबर पड़ता है। इसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो जेट स्टैंप, लेकिन इसे भी चिनजाओ आराम से रोक देता है। जितना भारी लूफी चिनजाओ के ऊपर पड़ रहा होता है उतना ही चिनजाओ लूफी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद लूफी बोलता है कि तुम तो ताकतवर हो। चिनजाओ बोलता है कि तुमने क्या बोला, मैं ताकतवर हूं, ये मेरे लिए बेइज्जती के समान है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे साथ क्या किया है मैं उसको भूल नहीं पाता हूं।
अपने ड्रिल के बगैर मैं कितना दुखी रहता हूँ, कितना चिड़चिड़ा रहता हूँ, मैं ही ये बात जानता हूँ। तुम ये बात नहीं समझोगे। लूफी बोलता है कि जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे। अब चिनजाओ बताता है कि 30 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों सुनिए, कुछ लोग क्रिस्टल आइस को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके नीचे बहुत सारा सोना होता है। अब चिनजाओ भी वहीं पर आ जाता है। उसके सिर में एक ड्रिल निकल रहा होता है जिसमें वो आर्मामेंट हाकी चढ़ाता है और वहां पर वो एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है ड्रिल ड्रैगन नेल, और वो क्रिस्टल आइस को तोड़ देता है, जिसके बाद वहां पर बहुत सारा सोना होता है। लेकिन एक दिक्कत होती है दोस्तों, जो चिनजाओ होता है उसे अपने ड्रिल पर बड़ा घमंड होता है। तो अब उसका सामना करने के लिए मंकी डी गार्प आता है जिसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी होती है। उसने अपने घूंसों से 8 माउंटेन को तोड़ दिया होता है। उसने उन माउंटेन को पंचिंग बैग की तरह यूज़ किया होता है, जिसके बाद क्या होता है, चिनजाओ का ड्रिल और गार्प का घूंसा आपस में टकराता है, जहां पर गार्प उसके जो ड्रिल होता है उसको चपटा कर देता है, जिसके बाद चिनजाओ की ज़िंदगी बेकार हो जाती है क्योंकि उसके ड्रिल के बगैर वो कोई भी क्रिस्टल आइस को नहीं तोड़ पाता है और वो बहुत जल्दी ही पायरेट के जो करियर होता है उससे संन्यास ले लेता है। लूफी बोलता है कि मैं और मेरे दादाजी दोनों अलग इंसान हैं, मुझे एस का फ्रूट जीतना है और इसके बाद पायरेट किंग बनना है। यहाँ पर चिनजाओ बोलता है कि कैसा मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है लोगों ने बेमतलब में ही तुम लोगों को वर्स्ट जनरेशन का टैग देके पानी में चढ़ा दिया है। तुम लोग इतने भी ताकतवर नहीं हो कि समुद्र को पार कर सको जहां पर हमने लड़ाइयां ली हैं। व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद कोई भी ऐसा ताकतवर पायरेट नहीं है जो कि समुद्र को अकेले ही पार कर सके। ये दोस्तों यहाँ पर वो जर्नी की बात करते हैं जो कि गोल्ड डी रॉजर ने करी थी। लेकिन चिनजाओ एक बात और बोलता है कि अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं बोलूंगा कि ब्लैक बियर्ड एकमात्र ऐसा पायरेट है जो कि पायरेट किंग बन सकता है। ये मतलब दोस्तों चिनजाओ का अपना एक नजरिया होता है देखने का। इसके बाद क्या होता है, वो अपना स्पिन अटैक कर देता है, लेकिन लूफी भी अपने सेकंड गियर में आके आराम से बच जाता है। जिसके बाद लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो हॉक राइफल और ये हमला वो दे मारता है चिनजाओ के ऊपर, लेकिन चिनजाओ इसको भी झेल जाता है। चिनजाओ बोलता है कि तुम भी अच्छा लड़ते हो, तुम्हें रेलिंग ने चुना है ना न्यू जनरेशन से। ओ वो स्मार्ट है लेकिन इतना भी स्मार्ट नहीं है। वैसे नेवी ने 2 साल पहले अच्छा काम किया था जब उन्होंने एस को मार दिया था, क्योंकि उसके अंदर एक डीमन का खून बह रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम नेवी के एडमिरल्स को हरा सकते हो? तुम 4 एम्परर और रॉजर को सरपास कर सकते हो? यह नामुमकिन है। अब लूफी का दिमाग खराब होता है। लूफी उछलता है और अपने 3rd गियर का यूज करता है। इसके बाद चिनजाओ भी पीछे नहीं हटता है, वो अपने सिर में हाकी चढ़ाता है और दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं। दोस्तों टकराव इतना भयंकर होता है कि मजा आ जाता है। अब क्या होता है कि जो लूफी का मुक्का होता है वो गलती से थोड़ा सा नीचे फिसल जाता है, जिस वजह से जो चिनजाओ का ड्रिल होता है वो फिर दोबारा बाहर निकल आता है और वो उल्टा स्टेज में गिर जाता है। स्टेज टूट जाता है, चिनजाओ पानी में गिर जाता है और इस तरीके से लूफी ब्लॉक सी का मैच जीत जाता है। अब हमें एक एक करके सारे ब्लॉक के विजेता दिखाए जाते हैं। ब्लॉक ए से बर्गस जीता होता है, ब्लॉक बी से बार्टोलोमियो और ब्लॉक सी से स्ट्रॉ हेड लूफी जीता होता है जिसका नाम लूसी होता है। अब लूफी आराम करने के लिए वापस जा रहा होता है, लेकिन कैवेंडिश उसके ऊपर हमला कर देता है। जब कैवेंडिश उसके ऊपर हमला कर देता है तो 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। दूसरा इंसान बोलता है कि लोग बुला रहे हैं कि ये मुगीवारा है, लेकिन मुगीवारा तो बेकार है क्योंकि 2 साल पहले वो अपने ही भाई को नहीं बचा पाया था। ऐसे इंसान का क्या फायदा जो मैदान में उतरे लेकिन किसी को ना बचा पाए। ये बात बार्टोलोमियो को बहुत बुरी लगती है और वो उस इंसान को धर लेता है और बोलता है कि सुन, मुगीवारा पायरेट किंग बनेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार बार्टोलोमियो स्ट्रॉ हैट्स का इतना बड़ा फैन कैसे बना।
दोस्तों आपको लॉकडाउन वाला इंसिडेंट याद होगा जब बगी लूफी का एग्जीक्यूशन करने वाला होता है, वो भी वहां पर जहां पर रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था, लेकिन तभी एक बिजली गिरती है और लूफी बच जाता है। उसी वक्त से बार्टोलोमियो लूफी का बहुत बड़ा फैन बन जाता है। वो लूफी के सारे इंसिडेंट पर नजर रखता है, चाहे वो एनियस लॉबी हो, चाहे वो इम्पेल डाउन हो, चाहे मरीन फोर्ड हो, जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो सब पर नजर रखता है। उन सब का वांटेड पोस्टर अपने पास रखता है। वो इतना तगड़ा फैन होता है लूफी सेनपाई का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस इंसान से बोलता है कि अगर तुमने दोबारा लूफी सेनपाई के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं तुम्हारी जुबान बीच से अलग कर दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी और कैवेंडिश आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर साए, बू और चिंजाओ आते हैं, जहां पर चिंजाओ सिर झुकाकर लूफी का शुक्रिया अदा बोलता है और बोलता है कि गार्प से अब मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन लूफी डर जाता है, उसे लगता है कि चिंजाओ मेरे ऊपर हमला कर देगा, तो लूफी वहां से भाग जाता है। लेकिन चिंजाओ उससे बोलने के लिए आता है कि मेरे पोते को अपना फॉलोवर बना लो। इसके बाद रेबेका लूफी को पकड़ती है और बोलती है कि मेरे साथ चलो, मुझे पता है कि शांति वाली जगह कहाँ मिलेगी। लूफी रेबेका के साथ भाग रहा होता है, तभी उसे ब्लैक बियर्ड की हंसने की आवाज आती है। तभी हमें दिखाया जाता है बरगस, जो कि बोल रहा होता है ब्लैक बियर्ड से कि मुझे आओकीजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब लूफी ब्लैक बियर्ड से बात करता है और बोलता है कि तुम ब्लैक बियर्ड हो ना। वो बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरा आदमी ही एस का डेविल फ्रूट जीतेगा और इस तरीके से एस को हम अपनी टीम में कर लेंगे। पहले तो उस इंसान ने मुझे ज्वाइन नहीं करा, लेकिन इस बार ये ज़रूर होगा। लूफी बोलता है कि तुम लोग आखिरी इंसान होगे जिसे मैं चाहूँगा कि एस की पावर मिले। ये सुनकर बरगस वहां से चला जाता है। इसके बाद रेबेका लूफी को नाश्ता खरीद के देती है। लूफी आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी एक इंसान लूफी को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि रेबेका इसे जान से मार दो। रेबेका लूफी को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी आराम से बच जाता है और रेबेका को धर लेता है। रेबेका बोलती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम वो मेरे साथ कर सकते हो। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुमने मुझे नाश्ता खरीद के दिया है। इसके बाद रेबेका बोलती है कि मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश करी थी। लूफी बोलता है लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाई, बात खत्म। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर लूफी होता है वहाँ पर बहुत सारे योद्धा होते हैं जिनकी मलम पट्टी हो रखी होती है। वो बस शो में दिखाने के लिए होते हैं कि हाँ योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक तरह से मरने के लिए ही रखा होता है। रेबेका बताती है कि जो सोल्जर जो हमें बाहर दिखाया था वो मुझे बचाने के लिए आएगा, मतलब हम सबको बचाने के लिए आएगा। वो पूरे ड्रेसरोजा किंगडम को तबाह कर देंगे और मुझे उस सोल्जर को बचाना है। अब रेबेका लूफी को बताती है कि वो टॉय सोल्जर उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है। दोस्तों रेबेका की माँ के मरने के बाद वो टॉय सोल्जर ही रेबेका का ख्याल रखता है और वो उसके लिए उसके फादर जैसा होता है। ड्रेसरोजा में जिसका कोई नहीं होता है, टॉय सोल्जर उसके लिए सब कुछ होता है। अब रेबेका की मैच की अनाउंसमेंट हो जाती है। रेबेका अपने मैच खेलने जा रही होती है, तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर रेबेका अपनी मम्मी के साथ होती है। दोनों ही बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। रेबेका की मम्मी जो है फ्लावर की फार्मिंग करती हैं, फ्लावर बेचती हैं और दोनों ही अच्छे से रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, किंग रीकू के कहने पे पूरी ड्रेसरोजा में आग लगा दी जाती है। वहां पर बर्बादी फैला दी जाती है, जिस वजह से भगदड़ मच जाती है और जो रेबेका की मम्मी होती है इनके ऊपर भी हमला होने वाला होता है और हमला करने वाला होता है डियामांटे। जैसे तैसे करके रेबेका की मम्मी और रेबेका बच जाते हैं। अब इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता है, जिसके बाद रेबेका की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम यहीं पर रुको तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। रेबेका की मम्मी खाना लेने जाती हैं, लेकिन उन्हें जान से मार दिया जाता है।
टॉय सोल्जर रेबेका की मम्मी को लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हारी मम्मी अब नहीं रही, जिसके बाद टॉय सोल्जर रेबेका का ख्याल रखता है। वो दिन रात मेहनत करता है, अपनी जान दांव पर लगा देता है पैसे कमाने के लिए। वो पैसे कमाता है और रेबेका को पूरी खुशियां देता है ताकि उसे ये ना लगे कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन रेबेका को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, तो टॉय सोल्जर जैसे तैसे करके रेबेका को बचा लेता है। इसके बाद वो रेबेका को अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वॉर्ड चलाना सिखाता है। अब रेबेका रिंग में उतरती है जहां पर लोग उसका विद्रोह कर रहे होते हैं, क्योंकि रेबेका किंग रिकू की पोती होती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।